पाकिस्तान ने हमारी जान ली, भारत ने एम्बुलेंस दी। दिल्ली की दरियादिली पर अफगानियों ने खोला दिल। नई दिल्ली। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का भारत दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत लेकर आया है। अगस्त 2021 में तालिबान के काबुल की सत्ता संभालने के बाद ये किसी वरिष्ठ तालिबान अधिकारी का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। मुत्ताकी 9 अक्टूबर 2025 को दिल्ली पहुंचे हैं और उनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत ने स्वास्थ्य सहयोग में दिखाई दरियादिली। मुत्ताकी के दौरे के दौरान भारत ने अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इसी कड़ी में भारत ने अफगानिस्तान को कुल 20 एम्बुलेंस उपहार में देने की घोषणा की है, जिनमें से 5 एम्बुलेंस की पहली खेप प्रतीकात्मक रूप से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शुक्रवार को मुत्ताकी को सौंपी। जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुत्ताकी के साथ एम्बुलेंस के सामने की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, आज विदेश मंत्री मुत्ताकी को 5 एम्बुलेंस सौंपी। ये 20 एम्बुलेंस और अन्य चिकित्सा उपकरणों के बड़े उपहार का हिस्सा है, जो अफगान लोगों के लिए हमारे दीर्घकालिक समर्थन को दर्शाता है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। अफगानिस्तान में भारत की दोस्ती की जमकर तारीफ। भारत की इस मानवीय पहल और पाकिस्तान की कार्रवाई के बीच तुलना करते हुए अफगान लोगों ने सोशल मीडिया पर भारत की जमकर तारीफ की है, खासकर उस समय जब पाकिस्तानी सेना कथित तौर पर अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले कर रही है। भारत की ये मदद अफगानियों के लिए बहुत मायने रखती है। एक तालिबान समर्थक अफगान यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, पाकिस्तान हमें मारता है जबकि भारत हमें जाने बचाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराता है। मुझे बताइए, मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूं, कौन असल में दोस्ती और वफादारी का हकदार है। इस तरह के संदेशों से पता चलता है कि अफगान लोग भारत को एक सच्चा दोस्त मान रहे हैं। प्रमुख घोषणाएं और सहयोग के क्षेत्र। मुत्ताकी और विदेश मंत्री जयशंकर के बीच शुक्रवार को हुई द्विपक्षीय बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घोषणाएं और सहयोग के क्षेत्र सामने आए। दूतावास का दर्जा। भारत ने काबुल स्थित अपने तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास एम्बेसी का दर्जा देने की घोषणा की है। ये अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण राजनयिक कदम है। स्वास्थ्य सेवा विस्तार। 20 एम्बुलेंस के अलावा भारत अफगानिस्तान को MRI मशीनें, CT स्कैन मशीनें और कैंसर की दवाएं भी दे रहा है। नई परियोजनाएं। भारत काबुल के बगरामी जिले में 30 बिस्तरों वाला एक अस्पताल, एक ऑन्कोलॉजी सेंटर और एक ट्रॉमा सेंटर के साथ ही पक्तिका और खोस्त प्रांत में 5 प्रसूति स्वास्थ्य क्लिनिक भी बनवाएगा। स्कॉलरशिप। भारत अफगान छात्रों के लिए स्कॉलरशिप जारी रखेगा। आतंकवाद पर सहमति। जयशंकर ने अपने उद्घाटन भाषण में सीमा पार आतंकवाद को दोनों देशों के लिए साझा खतरा बताया और आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। अफगान विदेश मंत्री का रुख। अमीर खान मुत्ताकी ने भारत के साथ दोस्ती की बात कही और आश्वस्त किया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान भारत को एक करीबी दोस्त मानता है। मुत्ताकी की इस यात्रा को भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को आगे बढ़ाने और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वो अफगान लोगों के विकास और प्रगति में गहरी रुचि रखता है, हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है। चीन पर 100% टैरिफ से भारत को बम्पर लाभ की उम्मीद, अमेरिकी बाजार में बढ़ेगी धमक, विशेषज्ञों की राय। नई दिल्ली। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते टैरिफ विवाद ने भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में बड़े अवसर पैदा कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन से आने वाले उत्पादों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय वस्तुओं की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। ये नया टैरिफ 1 नवंबर से लागू होगा, जिसके बाद चीनी सामान पर कुल शुल्क दर लगभग 130% हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को संभावित लाभ। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस FIEO के अध्यक्ष SC रल्हन ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, इस बढ़ते तनाव से हमें लाभ मिल सकता है। अमेरिकी आयातक अब वैकल्पिक सप्लाई की तलाश करेंगे और भारत उनके लिए एक विश्वसनीय विकल्प साबित हो सकता है। भारतीय उद्योग जगत से जुड़ी हस्तियों को भी इस फैसले से काफी उम्मीदें हैं। टेक्सटाइल उद्योग। एक निर्यातक ने बताया, अभी अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर लगभग 50% शुल्क लगाता है, लेकिन चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगने से हमें बाजार में बढ़त मिलेगी। खिलौना उद्योग। खिलौना निर्यातक मनु गुप्ता ने कहा कि ये बदलाव भारतीय कंपनियों के लिए फायदेमंद रहेगा और ऊंचे शुल्क से समान अवसर बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी खरीदार जैसे रिटेल दिग्गज पहले से ही भारतीय उत्पादों में रुचि दिखा रहे हैं। किन भारतीय सेक्टरों को मिलेगा विशेष लाभ? रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के टेक्सटाइल, खिलौना, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हाइट गुड्स सेक्टर को विशेष लाभ मिल सकता है।
अमेरिका के खुदरा आयातक चीन से हटकर भारत, वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों की ओर रुख कर सकते हैं। हालांकि भारतीय निर्यातकों को इस अवसर को दीर्घकालिक बनाने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता और आपूर्ति क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अमेरिका चीन विवाद की पृष्ठभूमि और वैश्विक चेतावनी। ट्रंप प्रशासन का ये कदम चीन द्वारा दुर्लभ धातुओं रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर लगाए गए नए प्रतिबंधों के जवाब में उठाया गया है। हालांकि थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने इस विवाद के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक असर की चेतावनी दी है। GTRI ने कहा है कि अमेरिका चीन विवाद के चलते वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन, पवन टरबाइन और सेमीकंडक्टर पार्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फुटवेयर, घरेलू उपकरण और सोलर पैनल्स के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भर है। भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध। अमेरिका लगातार चौथे वर्ष भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 $131.84 अरब। भारत का अमेरिका को निर्यात $86.5 अरब। भारत का अमेरिका से आयात $45.3 अरब। अमेरिका भारत के कुल माल निर्यात का 18% हिस्सा रखता है। दोनों देश वर्तमान में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत की प्रक्रिया में हैं, जो इस नए व्यापारिक माहौल में और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या भारत इस अवसर का लाभ उठाकर अमेरिकी बाजार में चीन के खाली हुए बड़े हिस्से को सफलतापूर्वक भर पाएगा? इजरायली पीएम नेतन्याहू पर भड़के ओवैसी, बताया दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा, पीएम मोदी के पोस्ट पर उठाए सवाल। नई दिल्ली, हैदराबाद। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने नेतन्याहू को दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा करार दिया और कहा कि उन्हें अल्लाह देख लेगा। उन्होंने ये टिप्पणी तब की जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इजरायल गाजा शांति समझौते पर किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने नेतन्याहू के नेतृत्व की सराहना की थी। ओवैसी के मुख्य आरोप और बयान। नेतन्याहू को बताया गुंडा। ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी और नेतन्याहू की लीडरशिप की तारीफ की। नेतन्याहू दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है, जिसने 65,000 लोगों को मार दिया, जिसमें 20,000 बच्चे हैं। 12 लाख लोग बेघर हो गए और पीएम उसकी लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं। आखिर क्यों उसकी तारीफ कर रहे हैं? आप तो भारत के प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी की तारीफ की निंदा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नेतन्याहू के नेतृत्व की तारीफ किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा, हम इस बात की निंदा करते हैं जो पीएम मोदी ने नेतन्याहू की लीडरशिप की तारीफ की। अल्लाह देख लेगा नेतन्याहू को इंशाअल्लाह। इंटरनेशनल कोर्ट का वारंट। ओवैसी ने नेतन्याहू पर हमला जारी रखते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने वारंट जारी किया है। कुलभूषण जाधव का दिया हवाला। उन्होंने इस संदर्भ में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का उदाहरण देते हुए कहा, कुलभूषण जो पाकिस्तान की जेल गए, उसे सजाए मौत देना चाहते थे, तो भारत इंटरनेशनल कोर्ट गया और उसकी सजा रुकवाई। पीएम मोदी का पोस्ट जिस पर ओवैसी ने निशाना साधा। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के जिस पोस्ट का जिक्र किया, उसमें पीएम मोदी ने गाजा शांति योजना की सफलता के लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी थी। नेतन्याहू को फोन पर बधाई। पीएम मोदी ने नेतन्याहू को फोन कर राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति पर बधाई दी। उन्होंने कहा, हम बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता बढ़ाने पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप या स्वरूप में आतंकवाद अस्वीकार्य है। ट्रंप को एक्स पर बधाई। पीएम मोदी ने एक अन्य पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए लिखा था, मैंने अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई दी। साथ ही व्यापार वार्ता में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की। आने वाले हफ्तों में निकट संपर्क में रहने पर सहमति बनी। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के इसी पोस्ट और नेतन्याहू के नेतृत्व की तारीफ को लेकर उन पर निशाना साधा। गाजा शांति समझौता खतरे में। हमास ने ट्रंप के 20 सूत्रीय प्लान पर दस्तखत करने से किया इनकार, क्षेत्र में फिर युद्ध का खतरा। शर्म अल शेख गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। हमास ने ऐन मौके पर ट्रंप के बहुचर्चित 20 सूत्रीय शांति समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, जिससे गाजा पट्टी में एक बार फिर से युद्ध का संकट गहरा गया है। हमास ने समझौते के तहत अपने लड़ाकों के निरस्त्रीकरण, हथियार छोड़ने और क्षेत्र से बाहर जाने के प्रस्तावों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया है। ट्रंप के लिए बड़ा झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इस 20 सूत्रीय शांति योजना को गाजा युद्ध समाप्त करने का एक व्यवहार्य मार्ग बताया था और मिस्र के शर्म अल शेख में एक सम्मेलन की अध्यक्षता करने की तैयारी कर रहे थे,
उनके प्रयासों को हमास के इस कदम से गहरा आघात लगा है। इस योजना को इजरायल और कई प्रमुख अरब देशों का भी अनुमोदन मिला था और स्वयं हमास ने पहले योजना के मुख्य बिंदुओं जैसे बंधकों की रिहाई और प्रशासनिक शक्ति सौंपने पर आंशिक सहमति जताई थी। हमास ने क्यों किया इनकार? हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य होसम बदरान ने समाचार एजेंसी AFP से बात करते हुए ट्रंप की शांति योजना को अस्वीकार करने के कारणों को स्पष्ट किया। निरस्त्रीकरण से इनकार। बदरान ने साफ कहा कि हमास ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति योजना के तहत अपने लड़ाकों के गाजा पट्टी छोड़ने के प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये हथियार पूरे फिलिस्तीनी लोगों के हथियार हैं, छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। हमास निरस्त्रीकरण की शर्त को मानने से पीछे हट गया है, जो कि शांति योजना का एक प्रमुख और विवादास्पद बिंदु है। औपचारिक हस्ताक्षर से दूरी। हमास ने घोषणा की है कि वो मिस्र में होने वाले शांति समझौते के औपचारिक हस्ताक्षर समारोह में शामिल नहीं होगा। बदरान ने कहा कि वे कतर और मिस्र के मध्यस्थों के माध्यम से काम कर रहे हैं, लेकिन जहां तक आधिकारिक साइन का मामला है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। युद्ध की तैयारी। हमास के सीनियर अधिकारी ने यह भी कहा कि यदि इजरायल के साथ युद्ध फिर से होता है तो हमास के लड़ाके जंग लड़ने को तैयार हैं और इजरायली सेना के साथ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। क्या था ट्रंप का 20 सूत्रीय शांति प्लान? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 29 सितंबर 2025 को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर इस व्यापक 20 सूत्रीय योजना का अनावरण किया गया था। इस योजना के मुख्य बिंदु थे 1. तत्काल संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई। पहले चरण में हमास को 72 घंटों के भीतर शेष सभी इजरायली बंधकों, जीवित और मृत को रिहा करना था। इसके बदले में इजरायल लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों, जिनमें 250 आजीवन कारावास की सजा वाले भी शामिल, को रिहा करेगा। 2. हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण। योजना में गाजा को हथियार मुक्त कर एक आतंक मुक्त क्षेत्र बनाने की बात कही गई थी। हमास के लड़ाकों को या तो हथियार डालकर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रतिबद्ध होना था या गाजा छोड़ना था। 3. अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन। गाजा का शासन अस्थायी रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण या गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति को सौंपना था, जिसकी देखरेख अमेरिका, मिस्र और जॉर्डन के तत्वावधान में गठित एक बोर्ड ऑफ पीस करता। 4. इजरायली सेना की वापसी। हमास द्वारा योजना स्वीकार करने के बाद इजरायल चरणबद्ध तरीके से गाजा से अपनी सेना हटाता। 5. मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण। गाजा में व्यापक मानवीय सहायता की शुरुआत और युद्ध से तबाह हुए बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण। बंधकों का भविष्य अनिश्चित। शांति समझौते के पहले चरण के तहत हमास को सोमवार सुबह तक इजरायली बंधकों को रिहा करना शुरू करना था। माना जा रहा है कि हमास के पास अभी भी लगभग 20 इजरायली बंधक जीवित हैं। हमास के औपचारिक रूप से पीछे हटने के बाद इन बंधकों की रिहाई पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं, जिससे उनके परिवारों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हमास के इस कारनामे ने गाजा में तनाव को एक बार फिर चरम पर ला दिया है और इजरायल द्वारा गाजा में फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू करने की आशंका बढ़ गई है। भारत ब्रिटेन में 4100 करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा सौदा। भारतीय सेना को मिलेगी हल्की मल्टीरोल मिसाइलें। मुंबई। भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदा हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 4158.58 करोड़ रुपए, $468 मिलियन या लगभग 350 मिलियन पाउंड है। इस समझौते के तहत ब्रिटेन भारतीय सेना को अत्याधुनिक लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइलों LMM की आपूर्ति करेगा। ये घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा के दौरान मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात के समय हुई। इस सौदे को दोनों देशों के बीच बढ़ती हथियार और रक्षा साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। मुख्य विवरण। सौदे की कीमत लगभग 4158.58 करोड़ रुपए, $468 मिलियन, 350 मिलियन पाउंड। विभिन्न स्रोतों में ये राशि 3884 करोड़ रुपए से 4200 करोड़ रुपए के बीच बताई गई है। मिसाइलों का नाम लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइल, लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइल -LMM, जिसे मार्टलेट भी कहा जाता है। विनिर्माण कंपनी। इन मिसाइलों का निर्माण उत्तरी आयरलैंड में थेल्स थालेस कंपनी द्वारा किया जाएगा। मिसाइलों की क्षमता। LMM हवा से सतह, हवा से हवा, सतह से हवा और सतह से सतह पर हमला करने में सक्षम मल्टीरोल मिसाइल है, जिससे भारतीय सेना की वायु रक्षा क्षमता मजबूत होगी। ब्रिटेन सरकार का बयान और रोजगार। रक्षा सौदे पर अपने बयान में ब्रिटिश सरकार ने पुष्टि की कि उत्तरी आयरलैंड में थेल्स द्वारा निर्मित हल्की और बहुउद्देशीय मिसाइलों के इस नए अनुबंध से उस कारखाने में लगभग 700 नौकरियां सुरक्षित होंगी। ये वही कारखाना है जो वर्तमान में यूक्रेन को भी इसी तरह के हथियार प्रदान करता है। व्यापक हथियार साझेदारी का मार्ग। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि ये सौदा ब्रिटेन और भारत के बीच एक व्यापक हथियार साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसे लेकर दोनों सरकारों के बीच फिलहाल बातचीत चल रही है। ये दीर्घकालिक सहयोग और आत्मनिर्भर भारत की भावना को बढ़ावा देगा। अन्य महत्वपूर्ण समझौते।
प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर के बीच हुई वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में मिसाइल सौदे के अलावा निम्नलिखित पहलों पर भी सहमति बनी। 1. समुद्री विद्युत प्रणोदन प्रणालियां, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स। भारत के नौसैनिक मंचों के लिए समुद्री विद्युत प्रणोदन प्रणालियों को संयुक्त रूप से विकसित करने हेतु अंतर सरकारी समझौते IGA को अंतिम रूप देने के लिए सैद्धांतिक कदम उठाया गया। इस प्रोजेक्ट की प्रारंभिक कीमत लगभग 250 मिलियन पाउंड बताई जा रही है। 2. प्रशिक्षण और शिक्षा सहयोग। भारतीय वायुसेना IAF के उड़ान प्रशिक्षकों को UK रॉयल एयरफोर्स RAF प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए एक व्यवस्था पर प्रगति का स्वागत किया गया, जिससे दोनों देशों के मजबूत प्रशिक्षण और शिक्षा संबंधों को सुगम बनाया जा सके। 3. UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता की पुरजोर वकालत की। 4. अन्य चर्चाएं। दोनों नेताओं ने वैश्विक अस्थिरता, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता, यूक्रेन संघर्ष तथा गाजा के हालात पर भी विचार विमर्श किया। इस सौदे को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा ब्रिटेन के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने और निर्यात बढ़ाने की व्यापक कोशिशों का एक हिस्सा माना जा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तनाव चरम पर। कुर्रम में भीषण झड़पें, अफगान सेना ने कई पाक चौकियों पर किया कब्जा। कुर्रम, काबुल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जहां कुर्रम जिले सहित दूरन रेखा के पास के कई इलाकों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण झड़पें हो रही हैं। अफगानिस्तान की सेना, जिसे इस्लामिक अमीरात बलों के रूप में भी जाना जाता है, ने पाकिस्तान के हालिया हवाई हमलों के जवाब में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें भारी गोलाबारी जारी है और पाकिस्तानी चौकियों पर हताहत होने की सूचना है। जवाबी हमले की शुरुआत। झड़प की शुरुआत तब हुई जब अफगानिस्तान की 201वीं खालिद बिन वालिद आर्मी कोर ने काबुल पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार देर रात कथित तौर पर काबुल और पख्तिका में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए थे, जिसे तालिबान ने अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया था और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। अफगान सेना का बड़ा दावा। अफगान मीडिया, जिसमें टोलो न्यूज़ के सुरक्षा सूत्रों का हवाला दिया गया है, ने दावा किया है कि इस्लामिक अमीरात बलों ने जारी झड़पों के दौरान पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। सूत्रों के अनुसार डूरन रेखा के पार कुनार और हेलमंद प्रांतों में कम से कम एक चौकी को नष्ट कर दिया गया है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार जवाबी हमले में 12 से 58 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और कई के बंधक बनाए जाने का दावा किया गया है, हालांकि पाकिस्तान ने इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अफगान सेना की 210 खालिद बिन वालिद ब्रिगेड और 205 अल बद्र कॉर्प्स ने कथित तौर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें आर्टिलरी और टैंक जैसे भारी हथियारों का उपयोग किया गया। सीमावर्ती इलाकों में पूरी रात रॉकेट, मोर्टार और भारी मशीन गनों की आवाजें गूंजती रहीं। कुर्रम और अन्य क्षेत्रों में स्थिति। झड़पें मुख्य रूप से पाकिस्तान अफगान सीमा के कुर्रम बॉर्डर पर केंद्रित हैं, लेकिन नंगरहार, कुनार, हेलमंद, पख्तिया और खोस्त जैसे अन्य सीमावर्ती इलाकों से भी तीखी झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। कुर्रम बॉर्डर पर अफगान सेना ने पाकिस्तानी फ्रंटियर कॉपर्स की पोस्टों पर भारी हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी है, जिससे सीमा पर हालात अत्यंत गंभीर बने हुए हैं। हमले के पीछे TTP और बदले की भावना। दोनों देशों के बीच दुश्मनी का मुख्य कारण तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान TTP आतंकवादियों को पनाह देता है, जबकि अफगानिस्तान इन आरोपों से इनकार करता रहा है। जवाबी कार्रवाई से पहले शनिवार रात को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ था, जिसके पीछे TTP का हाथ बताया गया। इस हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और एक हमलावर ने वीडियो जारी कर दावा किया कि ये हमला काबुल पर हुए हवाई हमले का बदला था। इस हमले ने सीमावर्ती तनाव को और बढ़ा दिया। मौजूदा स्थिति में दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और सीमा पर लगातार हो रही गोलाबारी से इलाके में अस्थिरता और संघर्ष बढ़ने की आशंका है।